अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेफा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है ड्रीमिंग यूथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम उन पाकिस्तानी तलबा व तालबात को गाइड कर सके जो कि इंटरेस्टेड हो कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाए, वहाँ की स्कॉलरशिप्स विन करे और वहाँ जाकर पढ़े। तो इस प्रोसेस में अब ये ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो चीज़ें होती है उनको पूरा करना होता है। तो इस प्रोसेस में हमारे तलबा व तालबात जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ भी कर जाती है और उसकी वजह से उनके केसेस जो है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और वो इसमें नाकाम रहते हैं कि वो फॉरेन स्कॉलरशिप्स जीते और वहाँ जाकर पढ़े। तो हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि हम इसमें उन मेहमानों को बुलाए जो कि फॉरेन क्वालिफाइड हो, जो कि खुद इस प्रोसेस से गुजरे हो, बाहर के ममालिक में गए हो और वहाँ की यूनिवर्सिटीज से उन्होंने तालीम हासिल की हो। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जूम लाइन के थ्रू वकास महमूद साहब, जो कि लेक्चरार है गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला में। इनका रिसर्च और एकेडमिक्स का काफी वसी तजुर्बा है। वकास महमूद साहब के साथ हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था, मगर चूंकि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया जो है वो थोड़ा कम होता है, मुख्तसर होता है, इसलिए हमारी सारे सवालात का वो जो है वो जवाबात नहीं दे सके थे। टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने वकास महमूद साहब को आज दोबारा जहमत दी है कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करे। वकास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। वकास साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी तलबा व तालबात के लिए आलमी सतह पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पे, खा वो आप यूरोप की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात करें या अमेरिका की बात करें, जो बड़े बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है या जो प्रोजेक्ट्स है, स्कीम्स है, वो कौन से हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी तलबा को उन स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी तलबा के लिए वहाँ पर चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये बहुत शुक्रिया से मुझे ख्याल आते जहाँ तक सवाल है का, तो बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स है जिन पर अप्लाई किया जा सकता है। जिस तरह लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, जिसमें कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिस पे अप्लाई किया जा सकता है। जितने भी कॉमनवेल्थ मेंबर्स कंट्रीज है वहां पर स्टूडेंट जा सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो साउथ अफ्रीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके साथ जा सकते हैं। और इसके साथ जाहिर है कि उससे भी इम्पोर्टेंट कॉमनवेल्थ में इंग्लैंड भी है जहाँ पे जाके स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इसी तरह कुछ जो स्कॉलरशिप्स है इसमें चाइना की है। चाइना की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है। और एक आई थिंक, सॉरी मैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट नाम अब मुझे शायद सेम में ना हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको एग्जैक्ट स्कॉलरशिप्स के नाम बता दिए जाए। इसी तरह एक CSC है शायद चाइना की, वो एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। ये वो स्कॉलरशिप है जिसमें जो मिलने वाली अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें आप समझ लें कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से गुजारा भी कर सकता है, अपने सारे के सारे एक्सपेंसिव भी कर सकता है, अपनी जो रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो भी सारे के सारे पूरे कर सकता है। और इवन जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एक फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो उसकी एक कोशिश होती है कि यार चलो किसी बहाने हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। तो ये एक बड़ी अच्छी आदत है। और जाहिर है कि इंसान की लाइफ का एक अहम पार्ट उसकी फैमिली भी है, जिसको वो सपोर्ट करना चाहता है। तो उसमें स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लेते हैं, यानी एक इतनी अच्छी अमाउंट है। और इसके अलावा फुल ब्राइट है अमेरिका की मोस्ट फेमस और मोस्टली वो, और उस पे मिलने वाली अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ जर्मनी की कुछ है, उनकी कुछ, जर्मनी और जापान की। जापान की थोड़ी सी मिलना जरा मुश्किल होती है क्योंकि उसका मेरिट क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है, यानी वो मोस्टली उस स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं जो जिनकी ग्रेडिंग
बहुत अच्छी हो, मसलन 80% से थ्रू आउट 80% से ज्यादा हो। तो जापान भी है, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज की आती रहती है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ये तीन ऐसे कंट्रीज है, और टर्की, तीनों चारों ऐसे कंट्रीज है जहां पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा आसानी से मिल सकती है। चाहे आपका किसी भी एजुकेशन कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, कोई भी फील्ड हो, यहाँ से आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के और ये बायोलॉजिकल साइंसेज है, उसके लिए सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा है। सऊदी अरेबिया में मैंने पहले भी आपको बताया था, हमने लास्ट टाइम जी इस जी। पे बात की थी कि वो उसकी पेमेंट्स बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा स्टाइपेंड देता है। और सऊदी अरेबिया बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी उन यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए, और उसमें वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी भी देते हैं। इवन एचईसी उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप एचईसी की वेबसाइट्स पर भी आती है, यानी ये वो स्कॉलरशिप थी जो इंडिपेंडेंटली उस मुल्क की हुकूमत या उस मुल्क के इदारे ऑफर करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो डायरेक्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होती है, और उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो डायरेक्टली एचईसी को, जिस तरह आप समझ लें, कोटा दे दिया जाता है, एचईसी को दे देता है। एचईसी फिर उसमें से मार्किंग वगैरह करके, अभी एचईसी ने गैट का टेस्ट अनाउंस भी किया हुआ है, जिसमें आप उन्होंने एक ही टेस्ट रख दिया, 2 साल के लिए वैलिड है एचईसी ने। आप वो टेस्ट दें, और जितनी भी स्कॉलरशिप आती है एचईसी के थ्रू, चाहे वो लोकल है चाहे इंटरनेशनल है, दोनों के लिए आप एचईसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हंगरी है, कुछ और बहुत से ऐसे कंट्रीज है जिनकी स्कॉलरशिप्स आती रहती है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, वो भी आती रहती है। इटली की बहुत सी यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, वहां पर भी ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज है, ये वो स्कॉलरशिप्स है जो मोस्टली मैं मास्टर्स लेवल पे बात कर, पीएचडी लेवल का एक डिफरेंट है। वहां पे तो ज्यादा तकरीबन पूरी दुनिया में इसी तरह से है कि आपने सिर्फ एक्सेप्टेंस लेनी है, और उसके बाद वो अ, जो आपका सुपरवाइजर है उसके अकॉर्डिंग आपको फंड मिल जाते हैं, जो या जो कोई इंडिपेंडेंट या गवर्नमेंट है अगर कुछ आपको फेवर कर रही है, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर देती है, या यूनिवर्सिटी खुद से, यानी वो पीएचडी का एक डिफरेंट तरीका कार है। लेकिन ये जो मोस्टली स्कॉलरशिप्स है, ये मास्टर्स लेवल पे, जिनकी बीएस कंप्लीट हो, या 2 साल वाला बीए, 2 साल वाला मास्टर्स कंप्लीट, 16 ईयर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो 16 ईयर एजुकेशन के बाद आप इनको मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स इन इंजीनियरिंग हो सकता है, मास्टर्स इन सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, जितने भी सब्जेक्ट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीएस है, कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के लिए तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स आती रहती है। और मेरा ख्याल है कि सबसे जो आसान स्कॉलरशिप्स लेना है वो शायद सीएस वालों के लिए, कंप्यूटर साइंसेज और अम, ये जो है इंजीनियरिंग वालों के लिए। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, जिसकी बेस पे वो स्कॉलरशिप ले सकता है, जिसमें जीआरई भी हो सकता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में जीआरई रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर आप जीआरई टेस्ट दे लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको प्रायोरिटाइज करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर 10 लोग 10 लोग अप्लाई करते हैं, तो एक ऐसा बंदा है जिसका जीआरई है, तो जाहिर है कि वो उसको अंडरस्टूड सी बात है कि उसको वो प्रायोरिटाइज करे। इसी तरह आइट्स का टेस्ट है, वो भी कंपल्सरी नहीं होता, सिर्फ ये जो इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो हम आप आम यूनिवर्सिटीज से लेते हैं, वो भी चल जाता है। लेकिन जब वो कोई आइट्स में जैसे किसी का 7.5 होता है, तो जाहिर है कि वो बाकी सब पे उसको प्रायोरिटाइज करे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इसी तरह आपका रिसर्च बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका आपने कितनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स की है, और रिसर्च बैकग्राउंड के साथ एक और जो चीज है, जो करिकुलर एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, जिसमें कम्युनिटी वर्क है, सोशल वर्क है, कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेशन है यूनिवर्सिटीज की सोसाइटीज में। तो बहुत से केसेस में, खासतौर पे अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका और इंग्लैंड इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है
कि ऐसा स्टूडेंट जिसका कम्युनिटी प्रोफाइल स्ट्रांग हो, जिसने कुछ कैंपेन्स में हिस्सा लिया हो, तो वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह रिसर्च वर्क को भी, अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है, तो रिसर्च बैकग्राउंड है, तो फिर भी वो रिसर्च बैकग्राउंड से ये मुराद नहीं है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में जो एक बड़ा चीप सी तरीकाकार चलता है कि आप सिर्फ पैसे देते हैं और आपकी पब्लिकेशन हो जाती है। इवन आप सोशल मीडिया पे भी इस तरह के भरे पड़े हैं पेजेस जिसपे वो मतलब अनाउंस करते हैं कोई जर्नल है, और मैं वहाँ पे अक्सर देखता हूँ तो वो बेचारे स्टूडेंट्स जो है वो शुरू इसी से, वो ये नहीं करते कि जर्नल में अप्लाई करने के लिए जर्नल का थीम क्या है, उसमें रिसर्च कौन कौन से आइडियाज पे काम हो रहा है, ये सारी स्टूडेंट्स को मतलब ये कैटेगरी कितनी है, और वो नीचे कमेंट कर देते हैं। और कमेंट में वो स्टूडेंट इसी से करता है कि जनाब इसकी फीस कितनी, पैसे कितने लगे। तो ये एक बड़ा, फिर एक और चीज जो मैंने लास्ट ईयर लर्न की थी, जब मैं यूनिवर्सिटी मिशिगन में था, तो मैंने एक चीज और लर्न की कि रिसर्च एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पाकिस्तान में मोस्टली लोगों में ये नहीं है, वो सिंपली यही करते हैं। मसलन अगर मैं अपनी फील्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो मैथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज है, तो मसलन हमारी फील्ड में ना काफी चीजें हैं, जैसे आप रेडियो कर रहे हैं, इसी तरह टीवी एक अलग फील्ड है, फिल्म है, ये मैं आम लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसी तरह डिजिटल मीडिया है, और इसी तरह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, हेल्थ कम्युनिटी, ये डिफरेंट एरिया है। तो हमेशा एक ही एरिया चूज करके, एक से ज्यादा दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दो एरियाज के अंदर अंदर आपको रखकर रिसर्च करना। अगर स्पेशली ये सोशल साइंसेज वालों के साथ बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि स्टूडेंट कोई साइकोलॉजी का पेपर है उसमें भी जा रहा है, इस्लामिक स्टडीज में भी जा रहा है, यहाँ पे वो मीडिया का भी कोई कर रहा है रिसर्च, और इसी तरह वो फिल्म वाली साइड पे भी चला जा रहा है। तो यानी वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ एरियाज में काम कर रहा है। जब ये चीजें जब हम सीवी में मेंशन करते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि यार ये कितने कैलिबर का है। अगर सीवी में मेंशन हो कि आपने इस एरिया पे भी काम किए, इस पे भी किए, इस पे भी किए, बाद तक हम समझते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। जब एक ही फील्ड में हो, एक रिसर्च एरिया हो, और एक ही प्रोफेसर पर जरा जब आप डायरेक्टली बताए कि जनाब ये आपका एरिया है, इस रिलेटेड मैंने ये तीन चार चीजों पर काम किया है, तो वो फिर ज्यादा वर्थ है। तो ये चीजें कुछ बेसिक है, उसके साथ फिर कुछ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में भी हमने बात की। इसी तरह कुछ जो कनाडा न्यूजीलैंड की भी स्कॉलरशिप्स है, जिसमें अप्लाई, इवन कोरिया की भी है कुछ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, और जापान का मैं पहले बता चुका हूँ, जापान इस पे बहुत ज्यादा आजकल वर्किंग कर रहा है, वो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर भी कर रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स है ये साल के किन महीनों में या किन दिनों में ऑफ़र की जाती है, अनाउंस की जाती है, और फिर तलबा के पास, स्पेशली मैं पाकिस्तानी तलबा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि इनके पास कितना टाइम होता है कि वो अप्लाई कर सकी, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी अटेस्टेशन वगैरह, इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या इन्हें यानी मुनासिब वक्त इन्हें मिल जाता है अप्लाई करने के लिए? इस पे जो स्कॉलरशिप ऑफर, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में एक ही तरीका कार है, जिस पे पाकिस्तान में भी उसी का दायरा चलता है। एक स्प्रिंग एडमिशन और एक फॉल एडमिशन का। और अमेरिका में जो स्पिनिंग सेमेस्टर है वो जनवरी से अप्रैल तक चलता है। जैसे आज 18 अप्रैल है, तो मुझे याद है लास्ट लास्ट ईयर आज ही के दिन हमारा सेमेस्टर क्लोज हुआ था, और सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है तकरीबन मिड अगस्त से दिसंबर मिड तक। तो यानी तकरीबन यही है राउंड अबाउट ना। मसलन मोस्टली स्कॉलरशिप्स ओपन होती है जनवरी से मार्च तक होती है, और वो सितंबर तक है, यानी नेक्स्ट इनटेक में ले जाते हैं। और इसी तरह से एक तो फरवरी में ओपन होंगी, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में एडमिशन ओपन होते हैं सितंबर अक्टूबर वगैरह में, तो मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स है इसी तरह होती रहती है।
यानी ये फुल डिग्री वाली है। और इसके अलावा जो कुछ शॉर्ट है जिसमें समर कैंप्स हैं या कुछ इंटर्नशिप्स हैं, अब वो फिर थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, वो उसका कोई नहीं होता कि बाज बात वो समर में भी समर कैंप्स लगते हैं, कुछ विंटर कैंप्स हो सकते हैं, इस तरह मुख्तलिफ। तो ये जो शॉर्ट टाइम वाली है, जिस तरह 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ फेलोशिप है, 15 डेज भी बाज बात मिल जाती है। तो ये डिफरेंट होता है। और फिर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो सकते हैं, वहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। सॉरी, आप क्वेश्चन का मैं दूसरा हिस्सा मेरे माइंड से निकल गया। जी, मैं यही पूछ रहा था कि क्या तलबा के पास इतना टाइम होता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर कर जी जी सके, साहब। अप्लाई कर हाँ, सके? अच्छा, प्रिपरेशन के लिए ना, एक तो स्टूडेंट्स को जो मास्टर्स लेवल पे है उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो 6th सेमेस्टर में स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना शुरू कर दें। ये नहीं कि जब 8th यानी लास्ट ईयर में आप समझ लें, जैसे स्टूडेंट, ये इवन यूनिवर्सिटीज को भी हमारे काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे ही लास्ट ईयर में आया, उसको मुख्तलिफ चीजें प्रोवाइड कर दें। यूनिवर्सिटी नहीं करती तो डिपार्टमेंट्स कर सकता है, डिपार्टमेंट्स नहीं करते तो टीचर्स कुछ इंडिविजुअली तौर पे अपने वो कर सकता है, कोशिश कर सकता है। टीचर्स इंडिविजुअली तौर पे कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह आपका बड़ा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, फॉरेन भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो हम लोग भी, इवन मुझे यकीन है कि आप भी करते होंगे, स्टूडेंट्स आपसे गाइडेंस लेते होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लास्ट ईयर जैसे ही शुरू होता है, तब आपने तैयारी करनी है स्कॉलरशिप की। ये नहीं कि आप 7th 8th के बाद आपको अचानक ख्याल आया कि जनाब मैम, ओहो सॉरी, मैं तो स्कॉलरशिप लेनी थी। इसमें ना देखे, जो सीएसएस वाले हैं ना, सीएसएस जिन स्टूडेंट्स ने करना होता है या जिन्होंने पीएमएस, ये मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह देने होते हैं, तो वो ला 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें तैयारी से ये मुराद नहीं कि, जाहिर है कि उस टाइम तो बेचारे के स्टूडेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो ना तो उसके पास डिग्री है जिसकी बेस पे वो करेगा, ना को बहुत सारी उसके पास लेकिन तैयारी से मुराद ये है कि एटलीस्ट स्टूडेंट ये चीजें पढ़ना शुरू कर दे कि डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि उसका टाइम बच सके। उसकी फॉर्म्स किस तरह फुलफिल करने हैं, रेफरेंस लेटर क्या होता है, इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव्स मेरे क्या होने चाहिए, मेरा रिसर्च एरिया क्या होगा, मेरे गोल्स क्या होंगे, मैं कम्युनिटी को सर्व कैसे करूंगा, क्योंकि यही मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं हर स्कॉलरशिप में। तो ये सारी चीजें उसको ये पहले से बार बार पढ़ेगा, फिर उसको पता हो कि जनाब जीआरई क्या होता है। जीआरई अगर उसने करना है तो उसकी तैयारी की जा सकती है। आयट्स अगर उसको जरूरी है तो कर सकता है, अगर तो उसकी भी उसको पहले से तैयारी, यानी वो 1 साल पहले से अपनी स्टडी के साथ उसको थोड़ा थोड़ा ये काम भी करना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप। और मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने स्कॉलरशिप लेनी हो वो इसी तरह करते हैं, 6 सेमेस्टर में आके तो ये थोड़ी थोड़ी अपनी ना एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ। फिर क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा नया नया हो ना, तो उसको तो यही समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके तो फैकल्टी किस तरह से ढूंढनी है। वो एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं उससे गुजरा हुआ। तो मोस्टली लोगों को नहीं पता, इवन पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी हाफ मीटर होता है, मैंने इस तरह के लोग देखे। और इतना नहीं उनको पता लगा कि फैकल्टी तक किस तरह अप्रोच करना है। हालांकि हर डिपार्टमेंट में वहां पर उन्होंने कॉन्टेक्ट लिस्ट उनकी दी होती है, प्रोफेसर की, पूरे स्टाफ की। और बाद का स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ये चीजें कोशिश नहीं की। तो अगर ये स्टूडेंट ये पहले कर ले, फैकल्टी की इवन लिस्ट बना ले, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना ले, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और जैसे ही उसमें डिग्री हाथ में आए, वो एक ईमेल लिखे और लेटर वगैरह लिखे, वो चीजें अटैच करता जाए और सारा सेट कर। बाकी फिर जाहिर है कि उसमें एक प्रोसेस है, एचईसी से वेरिफिकेशन, डिग्री वेरिफिकेशन, बाकी चीजें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसका तरीकाकार भी उसको पहले से पता होना चाहिए, ताकि वो एंड टाइम पर ये ना हो कि एंड टाइम पे वो क्लोज डेट आ जाए उसकी,
स्कॉलरशिप की और उसको समझ ही ना हो और वो चीजें पढ़ने में गुजार दे। और जब वो स्टूडेंट पढ़ने में चीजें गुजार देता है ना तो फिर वो उसके लिए उसको बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। लेकिन जब वो चीजें पहले से प्रिपेयर की हो, इवन 7th सेमेस्टर में बहुत सी ऐसी फेलोशिप्स है जिसमें वो 7th सेमेस्टर में आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें वो डिग्री ना भी हो तो वो अप्लाई हो जाता है। तो ऐसी चीजें वो पहले से ट्राई कर सकता है ताकि उसको फिर एक आपको पता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें हिस्सा ईमेल कन्वर्सेशन है बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड सुपरवाइजर्स। तो वो ईमेल करने का तरीका भी उसको सीख लेना चाहिए, किस तरह की वर्डिंग यूज करनी है। सॉरी मसलन बहुत से स्टूडेंट्स हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली सॉरी या थैंक यू का इतना ज्यादा कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। तो ये चीजें कि हार्श लैंग्वेज बहुत बाजू का स्टूडेंट ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बाजू का होते हैं स्टूडेंट, तो हार्श वर्ड्स ऐसे बोल जाते हैं जो शायद तो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है लेकिन वहां पे नहीं होते क्योंकि वो बड़े पोलाइट बड़े इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें उसको पहले से 1 साल पहले तैयारी कर ले, 1 साल के अंदर अंदर वो थोड़ा थोड़ा करता रहेगा ना तो उसकी एक एकदम से जब वो जैसे स्कॉलरशिप अनाउंस हो उसको पता होगा कि मैंने ये चीजें करनी, वो विद इन 10-15 डेज, जिसमें बाद का अगर कोई लेट होती भी है चीजें जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें 15-20 दिन लग जाते हैं, तो वो वहां पर वो लेट हो लेकिन उसकी तरफ से कोई लेट ना हो। यानी प्रोसेस में चाहे जो चीजें लेट हो सकती है लेट हो जाए लेकिन उसकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से लेट ना अच्छा सर, बाज़ हमारे तलबा ऐसे होते हैं, बाज़ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे तलबा ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं कि वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, हो। मगर उन्हें पता नहीं चलता। यानी उन्हें उन चैनल्स का पता नहीं है कि जिसके थ्रू उन्हें इंफॉर्मेशन मिल सके कि हाँ ये स्कॉलरशिप्स जो है ये अनाउंस हो गई है, फ्ला डेट को अनाउंस हो गई है और फ्ला डेट इसकी क्लोजिंग है। तो हमेशा यानी मैंने तो बहुत दफा ऐसा सुना है कि वो कहते हैं कि यार ये तो स्कॉलरशिप की डेट जो है वो और हो गई और हमें पता ही नहीं चला। और बाज हमारे ऐसे इलाके मुल्क के अंदर ऐसे इलाके हैं जो रिमोट एरियाज है, जो कि बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ की तलबा जो है वो उनका एक्सेस ही नहीं होता इंटरनेट तक। अब अगर कोई नेशनल एक्टिविटी हो यानी कोई नेशनल स्कॉलरशिप अनाउंस हो रही हो, चले वो तो मुख्तलिफ अखबारात में आ जाता है, कोई टीवी चैनल्स पे अनाउंस हो जाती है, मगर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में तो ये भी चीज़ें नहीं होती, वो नेशनल अखबारात में नहीं आती, नेशनल मीडिया पर उसकी कोई खबर नहीं होती। तो ये तलबा अक्सर जो है ये बेखबर रह जाते हैं, इन्हें पता नहीं चलता। उन तलबा के लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से यानी मुनासिब कोई तरीका ऐसा कोई कन्वीनियंट हो उन तलबा के लिए कि उन्हें बर वक्त मालूमात मिल सके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में? जी जी। तो आपका ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि हमारे मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं ये अवेयरनेस लेना बड़ा मुश्किल काम है ये। और अगर तो स्टूडेंट के एक तो जाहिर है कि एक वो स्टूडेंट है जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है लेकिन उसके पास उसके उसके बावजूद उसको नहीं पता, ठीक है। दूसरे वो है जो रिमोट एरियाज के हैं, जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जो रिमोट एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं ना जैसे बलोचिस्तान है, साउथ पंजाब है, इंटीरियर सिंध है और आजाद कश्मीर के कुछ इलाके हैं या नॉर्दर्न साइड्स है और केपीके के कुछ एरियाज है जो बड़े सिटीज से थोड़े से दूर है, तो उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप्स भी आती है। वो एचईसी भी देता अनाउंस करता है और इवन अमेरिका भी उसमें देता है, फीमेल के लिए सेपरेट स्कॉलरशिप है। तो सिस्टर शायद सिस्टर टू सिस्टर स्कॉलरशिप है, कुछ इस टाइप की स्कॉलरशिप है बड़ी फेमस, वो शायद है भी मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें जिस फीमेल स्टूडेंट ने मैट्रिक किया हो तो वो उनके लिए है। तो एक तो वो खैर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो वाली चीजें जो जिन स्कॉलरशिप्स का भी मैंने 2-3 का नाम लिया ये तो न्यूज़पेपर में भी आ जाती है। और दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जिनको तो कुछ भी नहीं मालूम, यानी जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो जाहिर है कि उन स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा कि वो इंटरनेट की एक्सेस उनको किसी ना किसी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर नहीं कर कम्युनिकेशन ही किसी की नहीं है तो वो फिर ना तो वो रिसीव कर सकता है और ना ना ही वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है।
पहले तो उसको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए भी ईमेल की जरूरत है ना, इंटरनेट की जरूरत है। तो एक तो उसको ये अपनी प्रॉब्लम किसी तरीके से दूर करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पे मोस्टली स्टूडेंट्स का मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी इसमें उनकी नेग्लिजेंस भी आ जाती है कि वो थोड़ा सा मेहनत शायद नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल के दौर में स्पेशली जिन सिटीज में मैं और आप इस वक्त बैठे, अगर कोई स्टूडेंट आके कहता है ना हमें तो पता नहीं था या हमें पता नहीं चला, तो ये मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि हमारे आपको पता है कि हमारा हमारे तकरीबन सारे स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन भी होता है, इंटरनेट भी होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंटरनेट है, लैब्स भी आपकी यूनिवर्सिटी में भी है, मेरी यूनिवर्सिटी में भी है। और यूनिवर्सिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया हुआ है सारा। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप और मैं भी कम्युनिकेट कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटीज के थ्रू। और ये देखें कि ये मुख्तलिफ जो ये बहाने हैं ये नहीं फिर चलेंगे ना। मेरा ख्याल है कि जो खास तौर पर सिटीज के अंदर रहने वाले हैं ना, तो वो ये इस तरह के बहाना नहीं कर सकते। अ, जो टाइम था आज से कोई 20-15 साल पहले, 20 साल पहले, कुछ मेरे फैमिली के लोग जो रिलेटिव्स हैं अगर कुछ चंद एक गए हैं स्कॉलरशिप पे बाहर, तो उनको मुझे याद है कि वो खत लिखते होते थे ना, लेटर उन्होंने लिखना यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स आने, फिर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये खत लिखना कि कोई स्कॉलरशिप आ रही है तो हमें बता दे। तो उस यूनिवर्सिटी ने आपको वो प्रॉस्पेक्टस भेज रही है, मैं बात कर रहा हूँ 2003-4 की। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इंटरनेट अभी खोले सारा कुछ करे। अब मैंने आपको लास्ट टाइम हमने बात की थी कि यूट्यूब पे हर हर स्कॉलरशिप की वीडियो बनी हुई है, इवन हर स्कॉलरशिप के हर फॉर्म को फिल करने की वीडियो बनी हुई है। और ग्रुप्स है वहां पे, आप सब्सक्रिप्शन वहां पे आप फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, जो हेल्पफुल है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी जो लड़के हैं वो फ्री में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े उन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं। स्कॉलरशिप नेटवर्क पाकिस्तान है, एक स्कॉलरशिप पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप है। आप कोई भी क्वेश्चन उसमें पुट करें, फौरन आप रिप्लाई करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स लोगों ने बनाए हुए हैं स्कॉलरशिप के। तो ये सारे आपको कुछ कुछ ना कुछ ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपका जो अवेयरनेस है वो आप पीछे रहे। फिर जो आपके माइंड में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप वीडियोस देख लें, और वहां से ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं वो भी यही काम करते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। और अपने स्टूडेंट्स के साथ आपस में भी डिस्कशन से बहुत से मसले हल हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको करके तो स्टूडेंट टाइमली चीजों को कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके यहाँ ये एक किस्म की एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। कुछ समझते हैं कि उन्हें अपने थ्रू यानी बजाते खुद उन्हें अप्लाई करना चाहिए और इस ये जो प्रोसेस है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का, इससे खुद ही गुजरना चाहिए। और कुछ का ख्याल होता है कि नहीं, अगर वो कंसल्टेंट्स, ये जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स होते हैं हर जगह बैठे होते हैं, अगर वो इन्हें हायर करे और उन्हें कुछ पे करे तो शायद उनका केस जो है और वो स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं इस फील्ड में। आप क्या समझते हैं कि अपने थ्रू अप्लाई करना चाहिए स्कॉलरशिप्स के लिए कि नहीं, कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए इस प्रोसेस में? आ, मेरा ख्याल है कि जो स्कॉलरशिप के चांसेस है ना वो कंसल्टेंट के थ्रू कम है, और उनके थ्रू ज्यादा है। खुद सप्लाई करे ना तो वो ज्यादा है, और इवन वो जज कर लेते हैं, एप्लीकेशन देख के भी जज कर लेते हैं कि ये इसने खुद लिखी है या किसी से लिखवाई गई है। जी। एक केस मैं आपको बताऊं, जब अमेरिकन एम्बेसी का था, शायद 2 ईयर पहले का था। तो किसी ने मुझे बताया कि कोई स्टूडेंट ना इंटरव्यू देने गया है वहां पे ना एम्बेसी में। तो एम्बेसी में वो इंटरव्यू देने गया तो उसने पूछा कि तुमने जो वीजा फॉर्म फिल किया है वो तुमने खुद किया है या किसी से करवाया है। वो स्टूडेंट जरा शरीफ आदमी था, उसने क्लियरली कह दिया कि मैंने जनाब किसी से करवाया है। उसने साफ कह दिया। वो फिर हंसने लग गया वीजा ऑफिसर, उसने खैर उसको कहा कुछ नहीं, उसका कुछ भी। लेकिन उसने अब नोटिस, फिर वीजा ऑफिसर ने खुद बताया कि मुझे किस तरह पता लगा कि तुमने किसी से फिल करवाया। वो कहता है कि जहां से तुमने फिल करवाया ना, उसी एड्रेस से, उसी आईपी एड्रेस से
पहले भी काफी फॉर्म फिल हो चुके हैं, यानी उसको पता था कि एक ही डिवाइस से काफी डिवाइस तो उनको बहरहाल पता लग जाता है। तो कंसल्टेंट्स कभी भी आपको ना वो नहीं लेके देंगे स्कॉलरशिप, जिस स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नजदीक, मेरे और आपके नजदीक, जो स्कॉलरशिप का मतलब है जिसमें फीस भी ना देनी पड़े और उल्टा यूनिवर्सिटी आपको पे करे, जी। यानी हमारे नजदीक स्कॉलरशिप ये है, क्योंकि देख चुके हैं ना वहाँ पे स्कॉलरशिप किस तरह मिली। तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के नजदीक शायद ये है स्कॉलरशिप का मतलब है कि शायद फीस माफ होना ही स्कॉलरशिप है। वो भी एक स्कॉलरशिप की टाइप है, वो पाकिस्तान में स्कॉलरशिप की एक टाइप है, तो जिसमें पार्शल हम किसी स्कॉलरशिप शायद कहा जाता है। जी जी तो जी। उसको शायद पार्शल स्कॉलरशिप कहा जाता है, अगर ट्यूशन हाँ फी ही बिल्कुल आपको ये बिल्कुल, वो। पार्षद जी। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि स्कॉलरशिप का मोस्टली मतलब है, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी इदारे ने किसी को स्कॉलरशिप देनी हो तो वो उसकी 50% उसकी फीस माफ कर देगा, बाद का 100% भी कर देता है, लेकिन उसका जी। ये मतलब नहीं होता। बल्कि स्कॉलरशिप का मेरा ख्याल है कि मतलब ये है कि एक तो उसकी फीस भी माफ हो, और दूसरा स्टूडेंट को मेंटली प्रेशर ना लेना पड़े कि यार मैंने खाना किधर से है, मैंने रहना किधर से है, मैंने अगर यूनिवर्सिटी आना जाना है उसका खर्चा कैसे निकलेगा। तो वहां पर स्कॉलरशिप की अनुरागी है। जो कंसल्टेंट्स के पास आएगी वो मोस्टली आपको या तो बाजुकात 100% के बारे में भी मैंने सुना है कि कंसल्टेंट्स 100% फीस माफ करवा देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट का मकसद पूरा नहीं होता। वो अगर फीस ना भी हो फिर भी जाके उसको एक टफ लाइफ गुजारनी पड़ेगी, जिसमें उसको पहले काम करना पड़ेगा एटलीस्ट अपनी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, चलो कुछ, ताकि वो खाने पीने के, रिहाइश के, अकोमोडेशन के सारे खर्चे निकल सके। तो कंसल्टेंट से बेहतर तो ये है। हाँ, कंसल्टेंसी लेनी है, हेल्प लेनी है तो फेसबुक पे जिन ग्रुप्स का मैंने अभी जिक्र किया था, फेसबुक के ग्रुप से भरी पड़ी है। वहां पे आप जाएं, ग्रुप्स के अंदर लें, इंफॉर्मेशन लें, वहां पे आपको बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पुट करेंगे, आपको बीसियों लोग उसका रिप्लाई करने के लिए आ जाए। तो वहां पर आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो कंसल्टेंट ही है। एक, जब मैं मेरी जो स्कॉलरशिप थी तो मैं तो 4-5 ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस सपोर्ट की, थ्रू आउट द प्रोसेस, फॉर्म फिल करने से लेके एट द एंड तक, जाने तक, इवन वहां रहने तक। वहां रहने वाले 2-4 और पाकिस्तानी आ गए, दो वो दोस्त बन गए, कुछ और कंट्रीज के थे, मुस्लिम थे, वो सपोर्ट करने आ गए। तो ये यानी आप जब कोशिश करते हैं तो कहते हैं कल रास्ते पैदा करता है। तो वहां पे जाके वो 2-3, कोई भावलपुर का दोस्त मिल गया, कोई लाहौर का लड़का मिल गया, वो पीएचडी कर रहे थे। तो ये है कि जब आप खुद से एफर्ट करते हैं ना तो यहाँ वहां से आपको कोई आपका फॉर्म फिल करवा देगा, कोई कुछ कर देगा, कुछ कर, तो ये एक तरह से हेल्प होगी। और जो स्कॉलरशिप जिसको मिली होती है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर खुशी से, मुझे बड़ी खुशी होती है सपोर्ट करने में, क्योंकि मुझे खुद सपोर्ट मिली है। तो जब आपको सपोर्ट मिली हो तो आप खुशी से दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। अमानुल्लाह का ना एक प्रोग्राम था, बड़ा फेमस, मोस्ट फेमस बल्कि कॉमेडी एक्टर अमानुल्लाह मरहूम का, एक बड़ा मशहूर उनका ना एक प्रोग्राम में था कि ये जो नेक काम है ना, ये एक तरह न्योंदरा होता है। न्योंदरा आपको पता है, वो जो शादी पे नहीं हम पैसे देते, पंजाब में कल्चर है, तो वो दूल्हे को जो पैसे देते, तो वो यही होता है कि दूल्हे को अगर पैसे दिए तो दूल्हे ने भी आगे किसी शादी में जाएगा तो वो उसने उसको पैसे देने। तो ये यानी इसी तरह वो स्कॉलरशिप भी वो नेक काम है। अगर आपको लोगों ने सपोर्ट किया तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी लोगों को आगे सपोर्ट करें, ताकि सम, वो एक नेक काम चलता रहे। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद ज़रीन और प्रोग्राम का नाम है ड्रीमिंग यूथ। आज हमारे साथ जूम लाइन पे मौजूद है, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं वकास महमूद साहब, जो कि लेक्चरर है गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में। आप हमारा ये प्रोग्राम रिफा FM 102.2 के फेसबुक और यूट्यूब पेजेस पर भी देख सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपके जहन में जो भी हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और प्रोग्राम के हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके जो भी सवालात होंगे हम वकास महमूद साहब के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आपके सवालात को रिस्पॉन्ड करे।
जी वका साहब, अब ये बताइएगा, चूंकि पहले भी हम इस पर थोड़ी सी बात कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो होती है ये क्या होती है, इसमें तलबा के कौन से अखराजात कवर हो जाते हैं, और जो तलबा हमारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे बाहर चले जाते हैं, क्या इसके बावजूद उन्हें वहां काम करने की भी इजाजत होती है? जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, ये बेसिकली क्या है कि इसमें जितना भी पैसे मिलते हैं उसमें हर चीज स्टूडेंट्स की ना कवर हो जाती है। जिसमें जो मेन तो जाहिर है एयर टिकट है, मंथली स्टाइपेंड होता है जिसपे वो आपके पर्सनली अखराजात जितने भी निकलते हैं खाने पीने के, ट्रैवलिंग के, इसके अलावा कुछ फंड जो होता है वो मुख्तस होता है इंश्योरेंस के लिए लाइफ वहां पे, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत महंगी होती है और बाज़ का स्टूडेंट अगर नहीं लेते तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है किसी बीमारी की सूरत में, किसी छोटी मोटी अगर कोई बेचारे की इंजरी हो जाती है तो वो फिर ज़ाहिर है किस तरह की चीजें हैं उसको उसमें फिर वो कवर हो जाती है, इंश्योरेंस में पैसे बच जाते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ अलाउंस होता है, बहुत से केसेस में रिसर्च अलाउंस भी है जिसमें वो रिसर्च के अलग से भी पैसे मिलते हैं। तो ये तीन चार कुछ ऐसे हैं जिसमें एयर टिकट भी है इसमें शामिल है। तो ये कुछ जो पैसे हैं ये उसको मिलते हैं और ये इतने होते हैं तकरीबन, बहुत से केसेस में तो ये तकरीबन हाफ से ज्यादा होते हैं, बल्कि मोस्टली केसेस में इसी तरह है कि आपके हाफ अगर आप बहुत अच्छा गुजारा अपना कर लेते हैं फिर भी हाफ से ज्यादा ही आपको बच जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं ना तो मेरी HEC की तरफ से थी तो उसमें सिर्फ मैंने सिर्फ अपना जो वीजा फीस थी जो तकरीबन मेरे ख्याल कोई उस वक्त वो 60,000 रुपीज बनती थी, तो वो मैंने अपनी तरफ से दी थी, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे पैसे बच भी गए थे, तो जिसमें से जाहिर है कि जितने मैंने दिए थे उतने वापस भी आ गए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है ना कि स्टूडेंट फिर भी सोचते हैं कि जनाब जॉब कर लें तो ये कर लें, तो ये अगर जॉब करने की इजाजत भी होती है तो स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है जिसमें वो आपको पे कर रहे हैं तो फिर लालच ना करें, किसी सूरत लालच ना करें, वरना ये आपकी पर्सनल आपके पूरे प्रोफाइल पे आपके कैरियर पे बड़ा बुरा असर डालेगा, बहुत बुरा असर डालेगा। और आपके जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको देखेगी कि यार हम इसको इतनी लंबी चौड़ी रकम दे रहे हैं और ये फिर चीप हरकतें कर रहा है, छुप के काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये कभी भी करने की कोशिश ना करे और सिर्फ कुछ चंद पैसों की लालच के अंदर तो ये काम ना करे, बल्कि वो मेन चीज है कि स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि वो आपको पैसे क्यों दे रहे हैं। जाहिर है कि वो पागल तो नहीं है, वो पैसे दे रहे हैं और आप वहां पे जाके फिर भी दुकानों पे काम कर रहे हैं, वो पैसे इसलिए दे रहे हैं कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है जिसको हमने थ्रू प्रॉपर प्रोसेस गुजारा है, हमने इससे फॉर्म फिल करवाया है, इससे हमने मीटिंग्स की हैं, बहुत से केसेस मोस्टली केसेस में जूम मीटिंग भी होती है यूनिवर्सिटी के साथ, इसका हमने टेस्ट लिया है, इसको हमने मेरिट पे अगर इसके नंबर कम भी थे तो हमने इसको देखा है कि यार इसके अंदर इतनी एबिलिटी है, हमने इसको डिफरेंट टाइप से देखा है, परखा है, इसके एग्जाम एक तरह से एग्जाम लिए और उसके बाद हमने देखा कि यार ये एक अच्छा क्वालिफाइड स्टूडेंट है। ठीक है, हम इसलिए इसको अपने मुल्क में बुला रहे हैं, इसको अपने पास से पैसे दे रहे हैं कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये एक अच्छा काम करेगा। और फिर जाहिर है कि उनके पास तो बाज़ औक़ात सैकड़ों स्टूडेंट लाइन में लगे होते हैं, उन सैकड़ों में से उन्होंने निकाल के एक स्टूडेंट को उठा के अपने पास बुला लिया। अब वो उसको इसलिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए पैसे दे रहे हैं कि ये सिर्फ पढ़े, ये सिर्फ रिसर्च करे, ये सिर्फ अपने आइडियाज पे काम करे, ये सिर्फ अपने कैरियर को डेवलप करे, ये चीजें सीखे, लर्न करे। लेकिन अगर वही स्टूडेंट जाहिर है कि वो जाके कोई काम करेगा, दुकानों पे काम करेगा, सिर्फ पैसे कमाने की लालच में करेगा, तो वो कभी भी इस चीज को अचीव वो गोल्स अचीव नहीं कर सके, वे भी आपकी वो किसी तरीके से स्कॉलरशिप कैंसिल कर दे जी या एक दफा आप चले जाएं आप दोबारा जाने के काबिल ना रहे। तो जी ये मेरा ख्याल है कि अगर अगर तो स्टाइपेंड मिलता है तो फिर कभी भी ना सोचे कि आपको
ये करना। और इवन मोस्टली केसेस में अगर आपका स्टाइपेंड बाज़ का कम होता है तो मैंने इस तरह देखा है कि वो स्टूडेंट जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने पास से भी फंडिंग उसकी इंक्रीज कर देते जी। अच्छा वकास साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, इसलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा और चाहूँगा कि आप ब्रीफली इसको रिस्पॉन्ड करें कि जो तलबा, हमारे पाकिस्तानी तलबा जो है वो स्कॉलरशिप विन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, या जो स्कॉलरशिप के बगैर भी चले जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके ख्याल में उन तलबा के ऊपर क्या ऐसी जिम्मेदारियां आयद हो जाती है जो कि उन्हें, यानी कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे काम जो करने चाहिए जिससे उनके मुल्क की, उनके मुआशरे की और उनकी कौम की नेकनामी हो, और उन कामों से बचा जा सके जिससे जिससे यानी उनके नाम पर हर्फ आता हो। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जिम्मेदारियां उनके ऊपर आयद होती है? हैं। देखिए कुछ जो काम है वो वहां पे जाके जाहिर है कि बहुत जरूरी है करने वाले ना। अब बहुत से पाकिस्तान में हम समझते हैं कि या शायद इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बुरा है, ये है वो है। तो वो इमेज किस तरह से अच्छा हो सकता है? और वो जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो जिसकी एज 20 22 साल 25 साल है, जो इंटरनेशनल वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ हर क्लास के अंदर आपको कोई 10 12 कंट्रीज के स्टूडेंट मिलते हैं आपको, जिसमें चाइना के, इंडिया के और मुख्तलिफ कंट्रीज के हो सकते हैं, मुस्लिम कंट्रीज के भी हो सकते हैं। तो वहां पर जब आप 10 12 लोगों में बैठे होते हैं तो आप अपने आप को एम्बेसडर ना भी कहें तो आप एम्बेसडर ही होते हैं, क्योंकि वो उसको नहीं पता, अब 10 बंदों को नहीं पता कि यार पाकिस्तान क्या है। मे भी उसने खबरों में सुना हो ये इधर उधर सो, लेकिन वो आपके थ्रू, यानी आप वो ब्रिज बन रहे हैं जिसके थ्रू वो आपके कल्चर को जानने की कोशिश करेगा। तो उसमें अब ये है कि किसी किस्म की आप हेरा फेरी ना करें, ठीक है, मोरली आप इस तरह की चीजें ना करें, मसलन टाइमली चीजों को करें, और बहुत ज्यादा आप लालच ना करें। बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के भी हो सकते हैं। और फिर मेहनत करें, लर्निंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। एट लीस्ट आप अपनी अपनी तरफ से मोटिवेशन शो भी करें। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें समझ जाती हो, आप लायक हो, लेकिन आप एटलीस्ट एफर्ट तो कर सकते हैं। आपके तरफ आप आपके माइंड से आप ये चीज तो रिफ्लेक्ट करें ना, आप एफर्ट करने की कोशिश कोशिश अपनी तरफ से जरूर कर रहे हैं। बाकी लैंग्वेज के बैरियर बहुत ज्यादा है वहाँ पे, जाहिर है कि सबको इंग्लिश शुरू में समझ नहीं आती। और इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज के तो अपने मसाइल है, क्योंकि उनकी बहुत सारी अपनी लैंग्वेजेस है। जर्मनी जर्मन है, स्पेनिश है, तो वहां पे तो उनको एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक और इंग्लिश। इंग्लिश वाला तो मसला तो इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे तो कोई मसला नहीं, आप 1 2 माह में 3 माह में फ्लुएंट हो जाते हैं। लेकिन ये वाले जो कंट्रीज है इसमें आपको फिर भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो वो लैंग्वेज के बावजूद अपनी तरफ से टाइम पे आना, टाइम पे जाना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, अच्छी कम्युनिकेशन करना, ये वो चीजें जिनका स्टूडेंट को ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा चीजें, हेरा फेरी करता रहेगा, टाइम पे नहीं जाएगा, तो वो यही समझते हैं कि यार ये एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, चीजें कॉपी पेस्ट करता रहेगा। तो इवन एक दोस्त ने बताया कि किसी प्रोफेसर के बारे में कि उसने क्लियरली कहा कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कभी भी अपनी अंडर सुपरविजन नहीं लूंगा, क्योंकि उसके पास कोई स्टूडेंट गए और वो सिर्फ इधर उधर ही घूमते फिरते रहे और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, वो यूनिवर्सिटी ही नहीं गए। जिस तरह इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इस तरह होता था पहले कि स्टूडेंट एडमिशन लेके चले जाते, एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं गए। अच्छा, अब एक और चीज कि अगर स्टूडेंट ये सोचता है ना कि वो वक्ती तौर पे वो टैक्सी चला लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो उसका गुजारा हो जाता है, बहुत अच्छे पैसे है वहां से, आप पैसे पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, वहां पे भी सेट हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर क्या करेंगे आप? जब आपसे टैक्सी नहीं चलेगी, आपकी यहाँ से कमर दर्द होना शुरू हो जाएगी, आपकी नजर वीक हो जाएगी, क्या हो? तो वो चीजें, वो अगर आप एट द एंड 5 या 10 ईयर बाद सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो लॉन्ग टर्म सुकून पीस चाहते हैं और वो सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, तो फिर आपको शुरू में डिग्री, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने डिग्री मुकम्मल की
वो किसी अच्छी जगह पे होंगे, किसी अच्छी जगह पे काम कर रहे होंगे, उनका कैरियर बहुत अच्छा होगा। वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी नहीं गए और जाते ही टैक्सियां चलाते रहे, दुकानों में काम करते रहे, पैसा में भी हो सकता है कि बाजू का ज्यादा हो, लेकिन वो 10 साल बाद भी, ये जो हम कहते हैं ना कि ये डॉक्टर है जी, फलां जगह से उसने एमबीबीएस किया है और वो फिर भी पिज्जा डिलीवरी कर रहा है, वो टैक्सी चला रहा है, ये सारे वही कैटेगरी है मोस्टली, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ किसी ना किसी तरीके से पता नहीं पढ़ गए नहीं पढ़े, ठीक है, काम पे फोकस नहीं रखा, इस वजह से वो हमेशा ही वो डिलीवरी बॉय बन के रह गए। वरना पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत बड़े, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जिन्होंने पाकिस्तान से डिग्रीज की हुई है और बाहर बड़े बड़े अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स है। वो क्या है कि मेहनत की हुई है, मेहनत की हुई है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने जो डॉक्टर इंजीनियर और बाहर जाके सिर्फ काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वक्ती फायदा देखा, लॉन्ग टर्म, ये जो हम कहते हैं ना कि हमें अक्सर हमारे टीचर्स भी बात करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो बॉसेस वगैरह हैं, जो हमारे इदारों के अंदर लोग हैं, डीन्स वगैरह हमारे और रेक्टर्स हैं जितने भी, वो अक्सर बात करते हैं जनाब कि अपनी प्लानिंग जरूर करें, 5 ईयर प्लानिंग, 10 ईयर प्लानिंग लाइफ की। तो उसमें अगर आपकी डिग्री शामिल होगी तो इसका मतलब है आप वेल सेटल्ड हो गए, और अगर आपकी उसमें डिग्री शामिल नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आप हमेशा वही मजदूर, वही सारा कुछ रहेंगे। जी वकार साहब, थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। जी सामीन, प्रोग्राम ड्रीमिंग यूथ आपने सुना, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जूम लाइन के थ्रू मौजूद थे वकास महमूद साहब, जो कि लेक्चरार है गुजरावाला की गिफ्ट यूनिवर्सिटी में। उन्होंने आपको स्कॉलरशिप के हवाले से कि स्कॉलरशिप के हुसूल को किस तरीके से मुमकिन बनाया जा सकता है, उन्होंने आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना केस बनाना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने काफ़ी तफसील से आपको बताया। और जितनी भी उनकी मालूमात, मुशाहिदात और तजुर्बात थी वो उन्होंने आपके साथ शेयर की। स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद के साथ अपने मेज़बान अमजद ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।